लोग तुम्हें हर पल तोड़ने में लगे रहेंगे। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम कब तक टूटते जाते हो। नमस्कार, जय हिंद। मैराथन मनोविज्ञान की ये 34 नंबर सीरीज है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया जा रहा है। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट करके अप्रिशिएट किया करें, प्रश्नों के उत्तर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर किया करें, ग्रुप के अंदर जोड़ा करें। आपका यही सहयोग अपने इस परिवार को, चैनल को और आगे ले जाएगा। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये देखिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो फैक्चुअल नहीं होते लेकिन व्यवहारिक होते हैं। आप किस प्रकार से सोचते हैं, आपका क्या दृष्टिकोण होता है उस प्रश्न के संबंधित, वो मायने रखता है कई सारे प्रश्नों के अंदर। तो आप सकारात्मक सोच के उत्तर देने का प्रयास करेंगे ऐसे प्रश्नों में, तो आपका उत्तर है जो हमेशा सही होगा। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिक विकास। यहाँ पे थोड़ा मिस्टाइप हो गया है, तो उत्तर होगा पहले प्रश्न का अपना। शिक्षा का जो अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। दूसरा सवाल है अपना कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। जो मेंटली बिल्कुल फिट रहता है, स्वस्थ रहता है, उस टीचर की स्पेसिफिकेशन क्या है, विशेषता क्या है। वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। बताइए। अगर आपको उत्तर आता है तो तुरंत कमेंट कर दीजिए आप, और वीडियो के आखिर में बताएं भी कितने प्रश्न सही किए हैं आपने। तो यहाँ पर उत्तर होगा मानसिक रूप से जो स्वस्थ अध्यापक होता है उसकी विशेषता होती है वह संवेगात्मक रूप से संतुलित होता है। संवेगात्मक रूप से संतुलित होता है। अगला सवाल, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। जो एक अच्छा टीचर होता है, क्वालिटी टीचर होता है, वो स्टूडेंट्स के बीच में किस चीज़ को बढ़ावा देता है। प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता के भावना को, या फिर तटस्थता की भावना को। क्या उत्तर हो जाएगा? बी, दूसरा। एक अच्छा अध्यापक सहयोग की भावना को स्टूडेंट्स के बीच में डेवलप करता है, बढ़ावा देता है। अगला सवाल, अगर प्रश्न का उत्तर आ रहा हो तुरंत आप कमेंट कर सकते हैं। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या फिर सभी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, आसान है सवाल, ये हरियाणा टेट में आया हुआ है, डी, चौथा, सभी। स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में स्नेह होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए। पांचवा सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। शिक्षा मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग कौन सा वाक्य है जो सत्य है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों में ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर सत्य कथन कौन सा हो जाएगा कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ये यहाँ पर सत्य कथन है। बाकी दूसरा, जैसे विद्यालय में आने से पहले बच्चों में ज्ञान नहीं होता है, ये कहाँ की संगत बात है, कोई ज़रूरी नहीं है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगला, किस
किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? शिक्षण, अधिगम, अभिप्रेरणा या फिर निर्देश? क्या उत्तर हो जाएगा? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण और कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना बी, दूसरा वाला, अधिगम। यानी कि अधिगम को प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है। अगला सवाल, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, क्या चीज़ है? अधिगम, अभिप्रेरणा, संप्रत्यय या फिर रुचि? तो इस प्रश्न का उत्तर है जो आप कमेंट करके बताइएगा, सातवें का क्या उत्तर होगा। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन क्या होता है? आठवां सवाल देखिए, शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब? कब माना जाता है शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा? बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है, बालक की मांग, उसकी रुचि और अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है, शिक्षक के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता है तब, या पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है तब? कब है जो शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है? उत्तर हो जाएगा दूसरा, बी। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ही हो गया कि बालक की मांग क्या है, उसकी डिमांड क्या है, उसकी रुचि किस विषय में है, किस चीज़ में है, और अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है। जहाँ पर पूर्णतया बालक को समर्पित अगर कुछ होता है तो वो शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा मानी जाती है, जिसमें बालक की मांग हो गई, रुचि हो गई, अभिवृत्ति हो गई। नौवां सवाल देखिए, बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? गृह कार्य प्रदान करना, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, या फिर बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना? बताइए, बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर क्या सम्मिलित नहीं है? उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहला, होमवर्क देना बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। और साथियों, जैसे कि अपनी वीडियो की क्वालिटी आपको बेहतरीन मिलती है, प्रश्नों का स्तर आपको अच्छा मिलता है, पुराने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न हैं, तो आपसे भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, अपने मित्रों को जोड़ा करें, ताकि अपना ये परिवार है जो और आगे बढ़ सके। बस आपके सहयोग से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कुछ और अच्छा करने का। 10वां सवाल, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? व्यवहारवादी, सृजनवादी, संरचनात्मक या फिर मानवतावादी? बताइए, क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दूसरा, सृजनवादी, बी। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? सृजनवादी। प्रश्नों को इत्मीनान से मैं इस प्रकार के वाणी में बताता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर आप ईमानदारी से देखते हैं वीडियो तो एक ही बार में सारे प्रश्न हैं जो आपकी खोपड़ी में चले जाते होंगे। 11वां सवाल, एक उत्तम कक्ष शिक्षक छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, उपरोक्त सभी। एक उत्तम कक्ष और शिक्षक क्या करता है? इन चारों विकल्पों में से बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी चीज़ें।
12वां सवाल है, शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, या यूं कहें शिक्षण की क्या डेफिनेशन हो सकती है। अधिगम का सरलीकरण शिक्षण कहलाता है, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना शिक्षण है, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाना शिक्षण है, या फिर शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण शिक्षण है। क्या होगा सटीक आंसर? तो उत्तर हो जाएगा, ये भी स्टेट में आया हुआ है, हरियाणा टेट में। दूसरा, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना ही शिक्षण है। अगला देखिए 13 नंबर, शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लेना चाहिए। शिक्षक को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लेना चाहिए। किस प्रकार की को लेना चाहिए? भाषण विधि को, अंतः क्रियात्मक विधियों को, वर्णनात्मक विधियों को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 13 के अंदर उत्तर हो जाएगा अपना दूसरा, अंतः क्रियात्मक विधियों को शिक्षण में काम में लेना चाहिए। अगला सवाल देखिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य को लेकर कई सारे प्रश्न हैं जो बन सकते हैं, तो इन प्रश्नों को आप जरा सकारात्मक रवैये से देखा करें और हर एक प्रश्न को खोपड़ी में बिठाया करें। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या फिर विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना 4 नंबर डी, विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए इन विकल्पों में से। तो जय हिंद, शुक्रिया। ये थे विशेष प्रश्न। अच्छे लगे हों तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाएं, कमेंट करके अप्रिशिएट किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें आप, ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं।